लेक्चर 109। Kabel Limited is in the process of finalizing its financial statement for the year ended 31 December 2019. Following information pertains to Kabel Limited's intangible assets. बिलाल को बुलाएं। Intangible asset as 31 December 2018 वाला as follows. Product design, ERP software 775 280 यूजफुल लाइफ 10 साल 8 साल। कॉस्ट इनकम ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन वॉज कैपिटलाइज्ड इन 2018। मिटा दें। कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन वॉज कैपिटलाइज्ड इन 2018। ये कॉस्ट कब कैपिटलाइज की थी? पिछले साल। ये कॉस्ट कब कैपिटलाइज की थी? पिछले साल। द कॉम्पिटिशन फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है। QL has estimated at following net cash inflows from the product. हमारा ख्याल है कि अब इससे सिर्फ कैश इनफ्लोज इतने आएंगे। तो नेट कैश इनफ्लोज को जब आप डिस्काउंट करते थे तो उसका नाम क्या रखते थे? रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल? वैल्यू इन यूज। तो निकालें वर्किंग वन दूसरे सफे पे। वैल्यू इन यूज प्री टैक्स डिस्काउंट रेट यूज करना होता है, पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट यूज करना? हाँ जी, प्री टैक्स। प्री टैक्स डिस्काउंट रेट कितना है? 12%। कि जब हम IAS 12 पढ़ेंगे ना तो फिर हम देखेंगे कि ये कैश फ्लोज भी आमतौर पे ना प्री टैक्स होती हैं, यानी टैक्स देने से पहले। तो फिर रेट भी टैक्स देने से पहले वाला यूज करते हैं। ये IAS 12 में हम पढ़ेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्सेस उसका नाम है। वैल्यू इन यूज 190 इंटू, हमारा साल कौन सा है? 31/12/19। 31/12/20 में हमारे पास कितने पैसे आने हैं? 190। लेकिन हमें ये ज्यूम करते होते थे 31/12/20 को आने हैं। हम खड़े किस दिन है? 31/12/19। 31/12/19 पे खड़े हैं। 31/12/19 पे खड़े होके 20 में पैसे आने हैं 190 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस 1.12 प्लस 100 प्लस रेज टू पावर माइनस प्लस 514। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कॉस्ट इनकम डेवलपमेंट वॉज कैपिटलाइजिंग द कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। प्रोडक्ट का कंपटीशन इंक्रीज हो गया। तो QL ने अब ये नेट कैश इनफ्लोज ये निकाले हैं।
अब क्या करें और क्या करें, इस साल की अमोर्टाइजेशन निकालनी है, अभी क्या करें, उसको कैसे निकालें? एस्टीमेट चेंज हो गया ना, असल में अब 2025 और ऑनवर्ड्स फायदा ही नहीं आना। 31/12/19 को खड़े होकर बताएं रिमेनिंग लाइफ कितनी है। 31/12/19 को खड़े होकर बताएं रिमेनिंग लाइफ कितनी है। 5 साल। बट अभी हमारा साल हमारे हाथ में है, तो बेहतर है मुझे ये बता दें कि हमारे साल के स्टार्ट में, ये जरा डायग्राम ज्यादा अच्छी बनने लगी है, हमारे साल के स्टार्ट में क्या सिनेरियो है? हमारे साल के स्टार्ट में कॉस्ट कितनी आ रही है और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी आ रही है? 31/12/18 को ये 750 आ रही है और ये 70, और भाई ये सिर्फ एक साल की डिडक्शन है पिछले साल की, क्योंकि 10 पे था और उसने कहा पिछले साल मैंने प्रोजेक्ट किया है पूरा। तो वही कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताएं यहां पे खड़े होकर लाइफ कितने साल है, यहां पे सवाल यहां पे खड़े होकर बता रहा है, यहां पे खड़े होकर लाइफ कितने साल रहेगी है? 5 years, क्योंकि कह रहे हैं इसके बाद फायदा नहीं आना। तो 20, 21, 22, 23, 24 यहां खड़े होकर 5 है। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर सवाल कह दे कि यहां खड़े होकर लाइफ इतनी है, तो फिर इस बंदे को क्या ले आइएगा, पीछे लाके देखिएगा यहां खड़े होकर लाइफ कितनी है। 6 years, यहां खड़े होकर लाइफ 6 years। अब मैं कॉस्ट को डिवाइड करूं 10 पे या बीवी को डिवाइड करूं 6 पे? और बीवी किस दिन की बीवी है? साल के पहले दिन की बीवी, साल के पहले दिन की। तो अब बीवी को खड़े होके डिवाइड करें किसके ऊपर? रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। एसेट का नाम, प्रोडक्ट डिजाइन, कम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन। अच्छा वो ना वो जो पिछला सवाल था उसमें पुराना वाला सॉफ्टवेयर जो है वो 5 साल था, नया वाला सॉफ्टवेयर 5 साल था, और जो पुराना वाला था उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल रहेगी थी। तो उसमें ना नीचे डालना था 3 to 5 years, वो जो लिखते होते ना लाइफ, उसमें लिखना था 3 to 5 years, यानी कुछ 3 साल के हैं कुछ 5 साल के हैं। 3 and 5 नहीं लिखा जाता आमतौर पे, 3 to 5 years लिखा जाता है पिछले सवाल के अंदर। प्रोडक्ट डिजाइन, ओपनिंग, एडिशन, ओपनिंग और अमोर्टाइजेशन। जी ओपनिंग बताएं कितना है? 750। ये 750। डन। चलें आगे चलें, आप बताएं। वर्किंग 1 हो गई हमारी, वर्किंग 2 अमोर्टाइजेशन। बोलें जी। कॉस्ट, व्हाट इज बुक वैल्यू? 680। 675 ने कितने साल फायदा देना था? 9 साल। 9 साल देना था, 1 साल गुजर चुका था ना, 9 साल फायदा देना था। लेकिन अब साल के एंड पे खड़े होके हमारे एसेट ने कितना फायदा देना है? 5। तो शुरू में खड़े होके 6 साल। 112.5। एंट्री बताएं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट। ये पिछले साल की अमोर्टाइजेशन 75 है क्योंकि 1 साल ही हुआ है इस्तेमाल। हमारे साल की शूट अप क्यों कर गई? लाइफ कम हो गई। लेकिन मुझे बीवी ईयर एंड की चाहिए क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट का डाटा ईयर एंड का है, तो आई नीड बीवी एट ईयर एंड। जी इंपेयरमेंट टेस्ट, बीवी बताएं। 31 दिसंबर
19 की कॉस्ट माइनस पॉइंट, इसको कंपेयर करें वैल्यू इन यूज से। वर्किंग वन लिख दीजिएगा पेपर में जी। इंपेयर तो हो गया वर्सेस 40 cumulated impairment loss। बज़ाहिर कोई इम्पेयरमेंट उसकी है ही नहीं एज सच। चलो ठीक है, ठीक है, कर लो फिर। भाई असल में कह रहे हैं कि ये नहीं आता, यहाँ पे आना पड़ेगा। भाई कह रहे हैं कि ऊपर अकोमोलेटेड और अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट इकट्ठे दी हुए, तो फिर नीचे इसको अलग अलग ना करें, ना करें फिर अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट कितनी 48.5। ठीक है चलो आगे चलें। पॉइंट नंबर 3, on Jacob units QL entered into an agreement to replace existing ERP software। existing ERP सॉफ्टवेयर में रिप्लेस करना है, उसका पुराना डेटा बता दें क्या है। एग्जिस्टिंग ERP सॉफ्टवेयर का पुराना डेटा क्या है? जी कितना? चलिए आगे पढ़ लेना जल्दी। पॉइंट 3, ये तो भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बगैर तो गुजारा नहीं चलेगा। और ये लेक्चर जो 9 लेक्चर्स हैं ये लेंगे तो कोई IAS 38 समझ आएगा, और उसके साथ जो KF6 के अंदर कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स हैं तो वो भी हमने इस IAS 38 में किए हैं। तो वो ये लेक्चर लेने से ही समझ आएंगे, ऐसे तो नहीं समझ आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे, लिए बगैर तो गुजारा नहीं चलेगा। आज लेक्चर 9 भी अपलोड हो जाने साथ, तो ये 9 लेक्चर अब लेने ही हैं, तो फिर ही अगली क्लासेस के अंदर आना है। IAS 38 को और IAS 21 जितना हो गया उसको तो ख़त्म करें ना। IAS 38 को तो हमने आज MCQs भी कर लेने हैं। तो ये लकीली कोई ईद की छुट्टियाँ आ गई हैं 4, तो इनको खुद ही यूटिलाइज़ करना है। आगे तो दिन भी बड़े कम है, 15 दिन वैसे ही नहीं सेशन के अंदर।
शायद कि इस मैसेज को सुनने के बाद कुछ लोग जल्दी करें ना, कॉस्ट निकालें। On Yekam January 2019, QL entered into an agreement to replace existing ERP software with a new ERP software at a cost of rupees 360 million. तो नई की कॉस्ट बताएं। 360 million। According to the agreement, 40% payment was made on signing of the contract. 40% payment was made on signing the contract. कितनी? 144. While the remaining will be paid on 31 मई, पेड ऑन यकम जनवरी, अभी सबर कीजिएगा, एंड पेड ऑन, बोलें 31 मई। 360 इंटू 216। ओके, the entire cost 360. The entire cost was financed through running finance from Honehar Bank Limited. Running finance from Honehar Bank Limited 15% per annum. Specific borrowing या general borrowing? General borrowing. Specific borrowing होती तो फिर ये होता कि लोन किसी बैंक से खास लिया होता, तो जनरल बोरिंग है। जनरल बोरिंग में पेमेंट के ऊपर रेट लगाते हैं या लोन के ऊपर रेट लगाते हैं? पेमेंट पे रेट लगाते हैं। अच्छा, the software became operational, QL expects to be used with the existing software. ओके, अब हमने कॉस्ट निकालनी है। वर्किंग नंबर कौन सी वर्किंग नंबर है? ओए उत्थे वेख के दसो अगली केड़ी वर्किंग है? वर्किंग 4। कॉस्ट, कॉस्ट में आएगी पर चेज प्राइस कितनी? 3। एक मिनट, कॉस्ट में आएगी on Jacam January, QL entered into an agreement to replace existing ERP software with a new ERP software at a cost of 360 million. According to agreement, 40% was made on signing of contract, while the remaining will be paid on 31 May. The entire cost of project was financed through a running finance from Honeyar Bank Limited at a markup of 15% per annum. भाई का सवाल ये है कि हमने अगर ये परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने के बाद ERP सॉफ्टवेयर अगले को इंस्टॉल करने में सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम लगता है, इसलिए इसको क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। नहीं, इसको नॉर्मली इंस्टॉल करने में टाइम लगता है ना। On Yekam January, QL entered into an agreement to replace the existing ERP software to new ERP software. This replacement is not easy. This replacement takes time. So that's why ये अपने काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए सफिशिएंट टाइम ले लेता है, ये वजह है। ये कोई चीज इस तरह नहीं है ना कि असल में जो चीज परचेज करके इंस्टॉल कर दो ना वो तो ठीक है, जो चीज परचेज करके इंस्टॉल करने में टाइम लगे उससे भी क्वालिफाइंग एसेट कहेंगे। वो ये था कि परचेज चीजें क्वालिफाइंग, आई एग्री, वो परचेज करके इस्तेमाल के काबिल आ जाती थी, लेकिन जो परचेज करके इस्तेमाल के काबिल लाने में टाइम लगे। अब मुझे बताओ, यकम जनवरी को एंटर हुआ मैन एग्रीमेंट टू रिप्लेस अ सॉफ्टवेयर विद अ न्यू सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल कब हुआ है? द सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम नवंबर 19। अब उससे ऑपरेशनल होते होते यकम नवंबर लग गई। तो इसमें ना एक वैसे जनरल नॉलेज भी होना जरूरी है कि ERP सॉफ्टवेयर टेक्स टाइम फॉर इंस्टॉलेशन।
ओके, परचेज प्राइस और परचेज प्राइस डालेंगे और बोरोइंग कॉस्ट डालेंगे। बोरोइंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करेंगे। बोरोइंग कॉस्ट में दो चीजें, ये पेमेंट आ गई, पेमेंट पे रेट लगवाएं 15%, पेमेंट निकली हुई है। अच्छा, पेमेंट पे कितना अरसा रेट लगाते हैं? जितना अरसा जब पेमेंट हो तब से लेके जब तक बन जाए। तो पेमेंट पहली वाली कब हुई? 1 जनवरी को, तो बनने तक कितना अरसा लगा? 10 महीने। जिस दिन ऑपरेशनल हुआ इंटू 10/12 और 31 मई को अगली पेमेंट हुई। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जी चले नोट करें। वर्किंग नंबर 4, जी तो उसका खर्चा किधर है? नहीं, उन्होंने ला के इंस्टॉल करके दिए हमारे प्रेमिसेस में, उस पूरे का 360 उनको पे किया, हमने खुद नहीं किया, जिनसे खरीदा है। चलो फिलहाल इसको सुई को यहां ना अड़ाओ ना, ये बात फिर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप आगे कैलकुलेशंस को चलाएं। नेक्स्ट, QL expects to use it for 9 years, तो बस ठीक है, फिर इसको 9 years के ऊपर अमोर्टाइज कर देंगे। मोटाइजेशन दोनों की इकट्ठी निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। एग्जिस्टिंग ERP सॉफ्टवेयर विल कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर 20। अब इसकी तरह कोई मोटाइजेशन निकाल के दिखाए, ये मजे की है, लाइफ बदल गई ना इसकी। ऊपर ऊपर देखो लाइफ कितनी थी एग्जिस्टिंग की, 8 साल। अब कह रहे कि नहीं, सिर्फ 31 दिसंबर 20 तक इस्तेमाल होना है। अब करें 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 करें। साल के एंड पे खड़े होकर बता दें कितनी रहेगी, और साल के शुरू में भी खड़े होकर बता दें कितनी रहेगी है। कहते हैं 31 दिसंबर 20 तक चलना है, साल के एंड पे खड़े होकर बता दें चले कितनी रहेगी है, साल के एंड पे खड़े होकर बता दें कितनी रहेगी है। ओ साल के एंड पे खड़े होके, अबे साल के एंड पे खड़े होके कितनी रहेगी है? एक। अबे साल के एंड पे खड़े होके पूछ रहा हूं, साल के एंड पे खड़े होके कितने साल रहेगी है? 1 साल। और साल के शुरू में खड़े होके 2 साल। कौन सी वाली बेहतर है, साल के एंड पे खड़े होके या शुरू में खड़े होके? शुरू में खड़े होके कर लें। और अगली बात, कॉस्ट को डिवाइड करें लाइफ पे या बुक वैल्यू को डिवाइड करें रिमेनिंग लाइफ पे? वो कहां सोचा हुआ था लाइफ 8-8 साल चलनी है, लेकिन कोई नहीं, बस 200 माइनस 80। आप बताएं हमारा साल कौन सा है? 19। कॉस्ट 200, अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन 80, बीवी 120। लेकिन जालिम ने बताया कि अब ये हमारे साथ रहेगा सिर्फ
अब यहां पे खड़े होके बताएं रिमेनिंग लाइफ 1 साल, लेकिन बेहतर है कि यहां पे खड़े होने के बजाय बंदे को उठा के यहां पे ले आए, तो फिर रिमेनिंग लाइफ कितने साल होगी? 2 साल। तो 120 को डिवाइड कर दें अब 2 से, ताकि 60 अमोर्टाइज और एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाए। तो इसलिए बेहतर है, अब अमोर्टाइजेशन अगर आपने निकालनी है वर्किंग नंबर 5 में, तो पहले बेशक ओल्ड की निकाल लें जिससे आप ओपनिंग कहते हैं, और फिर एडिशन की निकालें, लेकिन ओल्ड की बड़े भयानक तरीके से निकलेगी। 200 माइनस 80 इज इक्वल टू बीवी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ इज 260, बट एडिशन की आराम से निकलेगी डिवाइडेड बाय 9। ऑपरेशनल का वो है नया इंटू 2/12 7.25। तो चलें ठीक है, जाने दें 767। आप बताएं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू? 392। एंड व्हाट इज द, अल्लाह आपका भला करे, अमोर्टाइजेशन ऑफ बोथ? वर्किंग के रेफरेंस देते रहिएगा। कल आप दोनों ने छुट्टी की थी या इन्होंने छुट्टी की थी? बारिश हो रही थी, दुआ क्या पड़ी थी बारिश होते थे? अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। अच्छा जी, उस्मान को कहो मैसेज चेक करे। वो सॉरी, समी को मैसेज चेक करे, बिलाल को समी को कॉल करे। आगे बढ़ें जी। जल्दी करें जी ट्राई। ये कभी पढ़ा है आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपने किसी चीज़ के पैसे 1-2 साल बाद देने हैं या 2-3 साल बाद देने हैं, तो फिर उस एसेट को आज किसके ऊपर रिकॉर्ड करें? जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उन पैसों की, या उस एसेट को रिकॉर्ड करें जो आपने पेमेंट करनी है? मैं मिसाल देता हूं, आपने एक प्लांट खरीदा है, ये कैलकुलेशन ना हमने डिटेल से सीखनी है IFRS 15 में, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बस दे रहा हूं। मैंने एक प्लांट खरीदा है जिसका 300 मिलियन मैंने यहां पे करना है, 100 मिलियन मैंने यहां पे करना है। मेरा ये सवाल है कि मैं 400 मिलियन पे प्लांट रिकॉर्ड करूं? नो, मैं 300 की भी पीवी निकालूंगा और 100 की भी पीवी निकालूंगा। 300 को कितने साल पीछे लाऊंगा खींच के? 2 साल। 100 को कितने साल पीछे लाऊंगा? असल में बाकी हम लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर हमने प्लांट इस दिन बाय कर लिया है तो ये उधार नॉर्मल उधार है या लंबा उधार है? 20-25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 3 महीने में पैसे ले लो, बात समझ आती है। लेकिन अगर तुम 2-2, 3-3 साल का उधार दे रहे हो तो बेटा फिर ये एसेट की प्राइस नहीं लेगा अगला बंदा। इस बिल्डिंग के पैसे अभी ले ले या इस बिल्डिंग के पैसे 4 साल बाद ले, तो फिर वो इसमें इंटरेस्ट भी ले रहा है असल में। इसलिए जब कभी पेमेंट हो बियॉन्ड 1 ईयर, पेमेंट लेट हो,
तो फिर बेहतर है कि पेमेंट पे रिकॉर्ड ना करें एसेट को, बल्कि पेमेंट की पीवी पे रिकॉर्ड करें। Will this asset be recorded today when I buy at 400, above 400, below 400? Why below 400? अच्छा, वैसे मैं अगर अभी पैसे दे देता तो शायद ये 350 में मान जाता, मिसाल दे रहा हूं। क्यों मान जाता 350 में? लेट करके वो मुझे 400 पे मान रहा है। लेट करके कितने पे? बिल्डिंग कब बाय की है ये जरा बता दें। आज बिल्डिंग कब बाय की है? आज। पहली पेमेंट उसने कब मांगी? 2 साल बाद। इतने रहम दिल लोग कहां हैं दुनिया में? और दूसरी अगली पेमेंट उसने कब मांगी? 3 साल बाद। तो अगर आज मैं उसको पैसे दे दूं तो भी 400 ही दूंगा, तो सस्ती लेने की कोशिश करूंगा ना। अच्छा, आप जरा सवाल पढ़ें। ऑन यकम जनवरी 19 वी एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 600 मिलियन। वी एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 600, लेकिन हमारे सवाल में था 400 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. QL made initial payment of so। अच्छा, इधर देखें, आई एक्वायर्ड, तो बॉट किस दिन किया? 2019 में, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. QL made initial payment of so and the remaining amount will be paid in 2 equal installments on यकम जनवरी 20। रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 500। एक्सेलेंट। एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड इन 2 equal installments on यकम जनवरी 20 and यकम जनवरी 21। Is it so? Should I record the asset at 600? No. If cash price is paid today, then I will buy। आप बताएं पेमेंट्स कितनी है? पेमेंट्स बताएं ना, पेमेंट्स कितनी है? 600। बट कैश प्राइस कितनी है? कैश प्राइस, इज इट अ क्रेडिट परचेज और कैश परचेज? क्रेडिट परचेज। व्हाट इज कैश प्राइस? कैश प्राइस, इफ आई बाय इट टुडे 520, am I paying 520 or am I paying 600? Am I paying 520 or am I paying 600? 600. But at what price I should record the asset? Today's cash price or today's cash price? इसमें जब हम अगले स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, तो वो हमें दिया करेगा प्रेजेंट वैल्यूज के लिए डिस्काउंट रेट। तो हम ऐसा किया करेंगे, 250 को इधर ले आया करेंगे उठा के, फिर 250 को इधर ले आया करेंगे उठा के, वो बराबर आ जाया करेगा 520 के। तो बैलेंसिंग डिस्काउंट रेट होगा। तो बताएं 600 वाली चीज हमें क्यों 520 वाली चीज क्यों 600 रुपए में पड़ी? हमें तो 600 में पड़ी लेट पेमेंट की वजह से। लेकिन प्लीज इधर लिखें, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? कैश प्राइस। ये आसान सवाल था, इसने कैश प्राइस निकाल के दे दी। पेपर में जो सवाल आया करेगा अक्सर उसमें डिस्काउंट रेट अब दिए होते हैं। नहीं, वैल्यू इन यूज नहीं है। कैश प्राइस देखें, बात बिल्कुल सिंपल सी है। ये पेन है, ये तकरीबन, देखें वैसे एक बात जहन में आ गई। हमारे घर में एक औरत आती हैं सफाई करने के लिए, तो ये उनको 2 पेन मिले, उन्होंने अपने हाथ पे लिख के देखा, उन्होंने कहा लिख नहीं रहे, तो उन्होंने घर वालों को कहा कि मैं फेंक देती हूँ डस्टबिन में। तो वो फिर बाद में उनको बताया कि नहीं, ये पेन तो इस काम में आते हैं, तो ये डस्टबिन में नहीं फेंकने। तो हमारा भी हाल, मैंने कहा यही है कि हम लोगों को तो कह देते हैं उनको ये टेक्नोलॉजी और चीज़ें समझ नहीं आई। हमारा भी हाल यही है कि अल्लाह ने हमें एक बहुत कीमती वक्त दे के दुनिया में भेजा है, और उस वक्त को हम भी ज़ाया कर रहे हैं। तो हमें भी अपने वक्त का एहसास होना चाहिए। जिस तरह हमें किसी बच्चे को हीरा दे दो ना, तो वो हीरे को नाली में फेंक के आ जाता है, तो हम उस पर हंसते हैं। तो इसलिए अपने आप पे भी रात को सोने से पहले ज़रूर हंसा करें, वैल्यूएट किया करें कि कितना वक्त कीमती था, कि एक वक्त बहुत बड़ा हीरा है, उसको हम रोज़ाना के अतबार से कितना ज़ाया कर रहे हैं, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते थे। अच्छा, हम पता नहीं किस साइड पर निकल गए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पेन मिसाल के तौर पर 15,000 का है। अब मैंने HP वालों को कहा कि ये पेन 15,000 का है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, 2 साल बाद 17,000 दे दो, पेन अभी ले लो।
तो मैंने कहा नहीं, कैश सेल प्राइस मुझे बताओ। उन्होंने कहा कैश सेल प्राइस तो 15,000 है, अभी अगर आपको चाहिए तो 15,000 है। तो इट इज नथिंग टू डू विद वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज होती है स्पेंड से मैं फ्यूचर में फायदा कितना उठाऊंगा उसकी पीवीज निकालें। मैं पेमेंट को स्प्लिट करवाना चाह रहा हूं। डन। तो मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा लाइसेंस लेने, कहते 5,20,000 दो। मैंने कहा मैं 5,20,000 दूं, मैं 520 मिलियन माजरत। मैंने कहा 520 मिलियन मैं नहीं दे सकता। उसने कहा चलो किस्तें बना लो। मैंने कहा बनाओ। मैंने कहा 100 की किस्त बनाओ, 300 की किस्त बनाओ और 120 की किस्त बनाओ। उसने कहा तू ड्रामा है, तू वही 520 ले देगा, मैं नहीं तेरे से 520 लेता। अगर तूने आज लेने तो 520 दे, आज पैसे देने हैं तो 520 दे, और अगर तूने 2 सालों में मुझे पैसे देने हैं तो फिर मुझे 600 दे। तो इट इज नथिंग टू डू विद वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या कि स्पेंड से जो फ्यूचर में फायदा आने लाइसेंस से उसकी पीवी होती है वैल्यू इन यूज। और ये क्या है? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर। तो ये उधार है, लीज ही है। लीज में हम पढ़ना शुरू करेंगे तो लीज में भी देखेंगे। ये लीज में भी यही होता है। आप गाड़ी 5,20,000 की बैंक से नहीं खरीद सकते, तो आप उससे कहते हैं कि किस्तें बना के दे दो। वो फिर 6 लाख रुपए आपसे लेते हैं, बाकी इंटरेस्ट होता है। तो असल में आप बता दें व्हाट इज कैश सेलिंग प्राइस? 520। सो आई एम आस्किंग यू टू थिंग्स। Should I record my asset at the payments to be made or should I record my asset at cash selling price? Cash selling price. तो एसेट को रिकॉर्ड कर देते हैं 520 पे। आगे तो सवाल खत्म है, आगे कुछ भी नहीं है। एसेट का नाम लाइसेंस। 600 और 520 आप लोग अपने समझने के लिए लिख लें। उधार पर 600 का मिल रहा है, लेकिन अगर आज पैसे देके खरीदें तो 520। ये कॉन्सेप्ट है असल में। उधर ही रखो कैमरा। उधार पे 600 का मिल रहा है, लेकिन अगर पैसे देके खरीदें तो 520। उसने नहीं कहा पैसों से ले लो, लेकिन हम फिर भी पैसों वाली प्राइस निकाल के एसेट को आज उसी पे रिकॉर्ड किया करेंगे। अच्छा, इसका भयानक नतीजा ये होता है, अगर आप 600 पे रिकॉर्ड करते तो वो इंटरेस्ट भी एसेट की कॉस्ट में चला जाता। आगे पढ़ लें। वो लाइफ का एक पंगा है और रेजिडुअल वैल्यू का पंगा है, वो तो आपको पता ही है। पढ़ें, क्या करना है आगे, समझ आ रही है आगे? ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 years, 5 साल बाद। 5 साल कहाँ दिए हैं? ऊपर कहीं दिए होंगे फिर 5 साल। वो दिए में पहली लाइन में दिए में। ऑन 5 साल बाद द लाइसेंस इज रिन्यूएबल फॉर अ फर्दर 5 years एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट। इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट मींस सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट? इनसिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है मिनिमल कॉस्ट, एट ना होने के बराबर कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन। क्योंकि आगे 600 के मुकाबले में 15 मिलियन कुछ भी नहीं है, या 520 के मुकाबले में 15 मिलियन कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ये तो मिनिमल सी कॉस्ट है। आप बता दें आप लीगल लाइफ क्या लेंगे? 5 जमा 5। लेकिन हमारा क्या इरादा है यूज करने का? हमने सोचा कि इसको 8 साल इस्तेमाल करना है बस। तो बता दें अमोर्टाइजेशन के लिए लाइफ क्या लेंगे? 8 साल। आगे चलें, रेजिडुअल वैल्यूज माइनस करें। नहीं करेंगे सर, वो दी ही है ना, उसने दी नहीं है। नो सर, एक्टिव मार्केट नहीं है। अच्छा, एक्टिव मार्केट ही नहीं है, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू का क्या करना? रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर करें जी। बताएं 500 डिवाइडेड बाय, नहीं वो नहीं है, कोई साल के पहले दिन है। अच्छा, फिर कितना आ गया? 65। बस, बाकी तो आप खुद ही पूरा कर लेंगे इसको। ओके, चलिए जी डिस्कस करें पॉइंट 4 को इंग्लिश में, कोई हाथ खड़ा करके।
नहीं नहीं, ये तो सवाल है ना, डिस्कशन कैसे करके आएंगे पेपर में अगर थ्योरी का सवाल आ जाए? तो लिखना शुरू करें। दो द पेमेंट टू बी मेड फॉर लाइसेंस इज 600 मिलियन। भाई इसी सवाल में आ सकता था ना नीचे कि प्लीज एक्सप्लेन दीज, ये जरूरी तो नहीं न्यूमेरिकली आए। दो द पेमेंट टू बी मेड इज 600 मिलियन बट the license will initially be recognized license will initially be recognized will initially be will initially be measured at cash selling price, that is rupees 520 million. बस सही हो जाए, कोई मसला नहीं, जल्दी हो जाए जो काम। ओके आगे बताएं। इनिशियल मेजरमेंट हो गया, आगे बताएं। हाँ करें। The original legal life is 5 years, but renewal लिखें। The original legal life is 5 years, but as renewal is at minimal cost, but renewal is at minimal cost, so legal life will be taken as 10 years. However, it will be amortized over 8 years because बोले ना, because entity intends to sell it at end of 8 years. So an amortization of rupees जितने will be charged वो लिखाइएगा in P&L. Further, residual value will not be considered. Further, residual value will not be considered because there is no active market for this license.
भाई वो जो 30-32 नंबर दिए थे एक दिन, उन सब से रब्ता करें ना। ओके जी जी। हर साल डेप्रिशिएट करते वक्त उसको रखते हैं रेजिडुअल वैल्यू को, लेकिन अगर जब वो उसको डिस्पोज करने का वक्त आया तो अगर वो कमिटमेंट वाला बंदा ही भाग जाए तो क्या करें? तो फिर उसको ख़त्म कर देना, रेजिडुअल वैल्यू को लेना ऑनवर्ड्स। अच्छा, मोहतरम तशरीफ़ लाएं पेज नंबर 1028 पे। Internally generated intangibles. An internally generated intangible asset is created by a company through its own efforts. It is sometimes difficult to assess whether internally generated intangible qualifies for recording because of problems such as it is not identifiable, its cost cannot be measured reliably. To assess whether an internally generated intangible asset meet the criteria for recording, an entity classifies the generation into two phases: research phase and development phase. अच्छा, आज ही बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने करनी है, डेट इज ऑन नेक्स्ट पेज, कि क्या क्या चीजें इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड होती हैं और क्या क्या चीजें इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। नोट्स में लिखा होगा, यानी पैरा नंबर 65 किया हमने, पैरा 66 किया और पैरा 67। The cost of an internally generated intangible asset is the sum of expenditure incurred from the date when the intangible first meets the recording criteria. जिसमें 6 क्राइटेरिया पूरे होंगे। Cost of internally generated intangible comprises all directly attributable costs necessary to create, produce or prepare the asset to be capable of operating in the manner intangible. Examples are cost of materials and services. Labs हैं इनमें लाएं। Cost of material and services used or consumed in generating the intangible. Cost of employee benefits होती हैं salaries. Cost of salaries arising from generation of intangible assets. Fees to register the legal right, अपने नाम लगवाना. And amortization of patents and licenses that are used to generate the intangible. और कोई और चीज किसी और चीज के बनाने में इस्तेमाल करना, इसकी amortization. और सिमिलरली आपको पता है हम डेप्रिसिएशन ऑफ प्लस में कह रहा हूं तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ ना, प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट वगैरह, इसको भी तो हम कैपिटलाइज करते हैं। जी बस वो उस फेज के अंदर जो होगी उसको कैपिटलाइज कर देंगे, बाकी को द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। ये ना बड़ी भयानक बात है, ये जरा सुनिएगा। सेलिंग एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स इंटरनली जनरेटेड में आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाने, लेकिन अगर सवाल में ये लाइन आ जाए ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है फिर बनाने हैं, ये जरा याद रखिएगा, ये बड़ी एक भयानक बात है। सेलिंग एडमिन और अदर जनरल ओवरहेड्स को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना अनलेस सवाल कह दे कि ये डायरेक्टली, जनरल ओवरहेड्स भी आपने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देनी है अगर सवाल कह दे कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। Identified inefficiencies and initial operating losses. Inefficiencies means intangible उस तरह नहीं चल सका या शुरू वाले सालों में बिजनेस को लॉस है इंटेंजिबल की वजह से, तो कोई मसला नहीं, इसको तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि जो लॉसेज आते हैं वो लॉसेज जो है वो कहां चले जाते हैं, P&L के अंदर, वो ऑटोमेटिकली P&L में लॉसेज रिकॉर्ड हो रहे होते हैं।
इनकट बिफोर द एसेट अचीव्स द प्लान परफॉर्मेंस। असल में एसेट को प्लान परफॉर्मेंस पे आते आते टाइम लगता है। आप फॉर्मूले से आपने सोचा था ये भी बनाएंगे ये भी बनाएंगे, वो 1-2 साल तो बेचारा वो चलता ही रहा अपने, तो कोई नहीं, उस खर्चे को एक्सपेंस में डालते रहे। स्टाफ ट्रेनिंग को तो कभी भी आपने कैपिटलाइज नहीं करना, इसको हमेशा कहाँ डालना है, एक्सपेंस में। IAS 38 मना करता है इन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स को रिकॉर्ड करने से। गुडविल, ब्रांड, मेथड, पब्लिशिंग टाइटल और कस्टमर लिस्ट, इनको रिकॉर्ड करने से मना करता है। अच्छा, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा था कि इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की कॉस्ट कंपोनेंट्स क्या हैं। क्या क्या है, मटेरियल्स, सर्विसेज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फीस टू रजिस्टर लीगल टाइटल और दूसरे एसेट्स के डेप्शन और अमोर्टाइजेशन। Expenditure incurred on internally generated brands, messages, publishing title, customer list and similar items cannot be distinguished from the cost of developing business overall. कस्टमर लिस्ट के लिए तो कोई कॉस्ट नहीं होती ना। कस्टमर लिस्ट तो ऑटोमेटिकली जब ऑर्डर आता है आपका होम डिलीवरी के लिए तो वो कस्टमर लिस्ट बनती जाती है, तो ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट से अलग नहीं हो सकती। देयरफॉर सच आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल। लेकिन अगर ये परचेज करेंगे तो इंटेंजिबल है। Internally generated goodwill is also not recorded as an asset because it is not an identifiable resource. असल में ना ये सेपरेबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से जुदा नहीं हो सकती। हमारा कॉलेज अपनी गुडविल नहीं बेच सकता, कॉलेज पूरा बेचना पड़ेगा उसके लिए। कुछ चीजें होती हैं सेपरेबल, कुछ चीजें होती हैं नॉट सेपरेबल। आपकी जो ग्लासेस हैं, सन ग्लासेस लगाए हुए आपने, वो सेपरेबल हैं, लेकिन आपका नोज सेपरेबल नहीं है। तो बिजनेस के अंदर सॉफ्टवेयर सेपरेबल हैं। लाइसेंस एक लीगल राइट है, लेकिन जो गुडविल है वो सेपरेबल नहीं है बिजनेस से, बिजनेस से जुदा नहीं हो सकती। बिजनेस तोड़ के गुडविल नहीं बेच सकती कि बिजनेस हमारा इधर ही है, गुडविल हमारी ले जाओ। क्योंकि जब आप परचेज करेंगे तो फिर तो हाँ, फ्रेंचाइज अलग चीज है, फ्रेंचाइज अलग चीज है। ये गुडविल और फ्रेंचाइज में और ब्रांड में क्या फर्क है? फ्रेंचाइज और ब्रांड बिजनेस का एक हिस्सा होता है, एक नाम होता है, और गुडविल ये होती है कि पूरे बिजनेस की जो गुडविल है, यानी पूरी सैमसंग आप बेच दें किसी को, ये गुडविल है। हाँ, सैमसंग का नाम देके किसी को रेडियो बनाने की इजाजत दे दें, सैमसंग का नाम देके किसी को कोई और चीज बनाने की इजाजत दे दें, उसको आप ब्रांड कहोगे। और अगर पूरा सैमसंग का बिजनेस बेच दें, उसे गुडविल कहेंगे। Internally generated goodwill is not recorded as an asset because it is not identifiable resource. That is, it is not separable. ये ऑर्गेनाइजेशन जुदा नहीं हो सकती, और ये कोई लीगल राइट तो है ही नहीं। लीगल राइट होता है गवर्नमेंट से लिया हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है लोगों से लिया हुआ। और गुडविल पे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता, कंट्रोल बाय एन एंटिटी दैट कैन बी मेड लायबिलिटी एट कॉस्ट। इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। लेकिन जब हम गुडविल किसी बिजनेस को खरीद लेते हैं तो उस पर अलग स्टैंडर्ड लगता है कंसोलिडेशन वाला, वो कहता है कि फिर आपने परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करना है। ये फिलहाल सिर्फ किसकी बात हो रही है? इंटरनली जनरेटेड की। काट दें। ये आज के एमसीक्यूज के अंदर डिस्कशन करेंगे हम। Expenditure on intangible item that was initially recorded as an expense shall never be recorded as a part of cost of asset at a later date. लिखें, रिसर्च और बुरी डेवलपमेंट को कभी भी रीइंस्टेट करके दोबारा कैपिटलाइज नहीं करेंगे। रीइंस्टेट अलाउड नहीं है। रीइंस्टेट मींस दोबारा रिसर्च और बुरी डेवलपमेंट को कभी भी फ्यूचर में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। नहीं, ये मुझे समझ नहीं है, जरा दोबारा लिखें।
अगर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल बनाने में अच्छा खासा अरसा लगा है तो फिर उसको क्वालिफाइंग एसेट करार दे दें और IS 23 लगा दें। इफ रिसर्च फेस, अच्छा ये बात वैसे जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कह रहे हैं, कहते हैं अगर कभी आपको लैब में पता ना चल रहा हो रिसर्च चल रही है या डेवलपमेंट, तो एज्यूम कर लेना रिसर्च चल रही है। अच्छा ये नहीं कह रहा कि आपको पेपर में समझ ना आ रहा हो रिसर्च है या डेवलपमेंट, तो एज्यूम कर लेना रिसर्च है। वो लैब में कई दफा पता नहीं चलता कि कब रिसर्च फेज खत्म हुई है, कब डेवलपमेंट शुरू हुई है। वो जो एग्जांपल्स थी उसकी वो बड़ी क्लियर नहीं होती, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तो कहते हैं इफ रिसर्च फेज कैन नेवर बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डेवलपमेंट फेज, बारीक लाइन चल रही है यानी रिसर्च डेवलपमेंट के दरमियान में है, तो एक्सपेंडिचर विल बी ट्रीटेड एज रिसर्च एक्सपेंडिचर। नहीं, वो प्रैक्टिकली बात करें, कहते हैं कि अगर कभी दफ्तरों में पता ना चल रहा हो कि डेवलपमेंट के बारे में हमारा असूल क्या है, डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा होगा, तो डेवलपमेंट हमेशा अच्छी वाली चल रही है। ये लाइन इसीलिए बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती, ये बस ऐसी लाइन है। कहते हैं अगर जिंदगी में कभी आपको रिसर्च और डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल्स जो पढ़ी थी उनमें समझ ना आ रहा हो फैक्ट्री में देखते हुए कि क्या चल रहा है, तो समझ लेना अभी क्या चल रहा है, रिसर्च चल रही है। और इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तो आपको पता है, अ बायर रिकॉर्डेड एन एसेट सेपरेटली फ्रॉम गुडविल एंड इन प्रोसेस रिसर्च डेवलपमेंट, इसको काट दें सेपरेटली फ्रॉम गुडविल। अब an acquirer record an asset and in process research and if the project meets the definition of intangible, and acquirees in process जिसकी खरीदी है meets the definition of intangible when it meets the definition of asset and it is identifiable। अच्छा ये ना एसेट की शनाख्त भी होनी है, वो भी अभी हम पढ़ते हैं। एसेट की शनाख्त दो तरीके से होती है स्टैंडर्ड में। एसेट इंटेंजिबल की शनाख्त दो तरीके से होती है, या इंटेंजिबल हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुदा हो सकता है या जुदा नहीं हो सकता, तो लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन से जुदा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके बेचने पे आमतौर पे लगी होती है रिस्ट्रिक्शन, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन से आमतौर पे जुदा नहीं हो सकते। सॉफ्टवेयर क्यों ऑर्गेनाइजेशन से जुदा हो सकता है? अभी मैं आपको इंटेंजिबल की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। इंटेंजिबल की डेफिनेशन में तीन बातें लिखी हुई हैं। इंटेंजिबल आइडेंटिफिएबल हो, आइडेंटिफिएबल के लिए दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या सेपरेबल हो या ऑर्गेनाइजेशन से जुदा हो सकता हो, या जुदा ना भी हो सकता हो। तो जुदा होने के लिए बेचना शर्त है ना, जुदा होके बिक जाए। अगर जुदा होके ना भी बिक सके तो वो लीगल राइट है, फिर भी वो क्या है, बोले ना, इंटेंजिबल है। तो कुछ इंटेंजिबल हैं जो जुदा हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो भी इंटेंजिबल है। कुछ इंटेंजिबल हैं जो जुदा नहीं कर सकते आप, जैसे गुडविल है, उसको तो निकाल ही दें, इंटरनली जनरेटेड। लेकिन कुछ इंटेंजिबल हैं जो सेपरेट नहीं हो सकते, फिर भी वो लीगल राइट है अपनी जात में, इसलिए उनको क्या कहा जाएगा, इंटेंजिबल। इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय करें तो आपको पता है कि उसमें रिसर्च भी कैपिटलाइज होती है, और सब्सिक्वेंट फर्दर ऑन सच प्रोजेक्ट नॉर्मल वे में देखेंगे। इट मींस रिसर्च विल बी एक्सपेंस्ड और डेवलपमेंट विल बी कैपिटलाइज। ये वो किया था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का बी किया था मेरे ख्याल से, 4 का ही बी था ना, नहीं 4 का बी ज्यादा बेहतर था। अच्छा जी, ये चंद बातें पढ़ें आज, फिर जरा खत्म करते हैं बात। बस आए पहले पेज पे। एसेट एक रिसोर्स होती है जिसको एंटिटी कंट्रोल करी होती है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जैसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने। इंटेंजिबल को इंटेंजिबल करार देने के लिए क्या जरूरी है, आइडेंटिफिएबल हो, शनाख्त हो सके, नॉन मनी हो और इसको टच ना किया जा सके। पेज नंबर 1022। कैरिंग अमाउंट आपको पता है क्या होती है, कॉस्ट की डेफिनेशन कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ें। डेप्रिशिएबल अमाउंट की भी कोई जरूरत नहीं, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू की भी कोई जरूरत नहीं, फेयर वैल्यू की भी कोई जरूरत नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस की भी कोई जरूरत नहीं, अमोर्टाइजेशन, इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ।
रेजिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड अमाउंट एट एन एंटिटी, छोड़े परे। यूजफुल लाइफ ये होती है कि कितना अरसा आपने इस्तेमाल करने हैं या कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं। कंट्रोल, कंट्रोल मींस डेटा कंपनी हैज अ पावर टू ऑब्टेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वो बाद में लिख लेना, इसे देख के कौन कौन से टिक कराइए, फिलहाल टिक करते रहो। तो हमने एसेट पढ़ा है, इंटेंजिबल पढ़ा है, कैरिंग अमाउंट पढ़ा है, बस अमोर्टाइजेशन पढ़ा है और यूजफुल लाइफ। कंट्रोल मीन्स दैट अ कंपनी हैज पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम द अंडरलाइंग रिसोर्स एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स। कंट्रोल ये होता है कि आप दूसरों को इस्तेमाल करने से चीज रोक दें। कंट्रोल वुड यूजुअली अराइज where there are legal rights, for example legal rights over use of patents or copyrights. However, legal enforceability is not necessary condition of control. बताएं, legal enforceability is not necessary condition of control. कई ऐसी चीजें होती हैं जो लीगली हम अपने नाम नहीं लगवाते लेकिन फिर भी वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर है, फॉर्मूला है, वो लीगली कहीं जाके गवर्नमेंट को हमने अपने नाम नहीं लगवाया। तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी जरूरी नहीं है कंट्रोल के लिए। कंट्रोल के लिए ये चीज काफी है कि ये चीज मेरे पास है तो ये मेरी है। ओके, स्टाफ ट्रेनिंग को आमतौर पे क्या किया जाता है? एक्सपेंस। और कस्टमर लिस्ट अगर खुद बनाई जाए उसको भी क्या किया जाता है? एक्सपेंस। फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम इंटेंजिबल में इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम द सेल और कॉस्ट सेविंग। ये 2-3 एमसीक्यूज में आज हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंटेंजिबल से 2 तरीके से आएंगे। या तो हम सेल करेंगे फ्यूचर में उनसे चीजें, या उससे क्या होंगी? कॉस्ट सेविंग। नीड टू बी आइडेंटिफिएबल, नीड टू बी आइडेंटिफिएबल। अच्छा ये मुझे बताएं, 3 बातें इसने लिखी हैं। इनटेंजिबल से रेवेन्यू आते हैं फ्यूचर में, इनटेंजिबल कॉस्ट सेविंग करते हैं, या बेनिफिट आते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम यूज, या उनको यूज करके बेनिफिट्स आते हैं। बताएं आप क्या मतलब है इस बात का? भाई ये जो रेवेन्यू आते हैं ना जिनसे, ये इंटेंजिबल होगा फॉर्मूला, और जिसको यूज करके एंटिटी बेनिफिट लेगी वो होगा सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, हर इंटेंजिबल से चीजें बना के नहीं बेची जाती, कुछ इंटेंजिबल्स को सॉफ्टवेयर से कौन सी चीजें बना के आपने बेचनी है। अच्छा लाइसेंस क्या करेगा? लाइसेंस रेवेन्यू जनरेट करके देगा या यूज करेंगे? लाइसेंस की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर वो फिशिंग लाइसेंस है, अगर वो फिशिंग लाइसेंस है तो वो ये करेगा, और अगर वो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है तो वो यूज। तो इंटेंजिबल्स 2 तरह ऑर्गेनाइजेशन को फायदा देते हैं। नंबर 1, नहीं, वो इंटेंजिबल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके चीजें बिकवा के रेवेन्यू कमा के देते हैं। और नंबर 2, वो एडमिन डिपार्टमेंट में रहते हैं और कोई ना कोई फायदा देते रहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर। अच्छा, इंटेंजिबल के लिए आइडेंटिफाई होना जरूरी है, नीड टू बी आइडेंटिफाइड। इंटेंजिबल के अंदर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 3। नंबर 1 क्या हो? आइडेंटिफिएबल हो। नंबर 2, नॉन मनी हो, मनी ना हो, और इसकी फिजिकल सब्सटेंस एग्जिस्ट ना करे। आइडेंटिफिएबल 2 तरीके से होता है, या सेपरेबल हो या कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट हो। बताएं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल सेपरेबल क्यों नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि गुडविल अलग से नहीं बेची जा सकती, उसके लिए पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा। गुडविल लीगल राइट या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्यों नहीं है इंटरनली जनरेटेड गुडविल? क्योंकि गुडविल को लीगल राइट तो नहीं है कि आप लीगली क्लेम करें मेरी गुडविल लेके भाग गया, इस तरह की तो चीज नहीं है। अच्छा, अब मुझे आप सेपरेबल की एग्जांपल्स दें। सेपरेबल मींस इट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द कंपनी एंड सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लाइसेंस, रेंटेड आउट और एक्सचेंज। ब्रांड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, पेटेंट कॉपीराइट्स एक्सचेंज हो सकते हैं, बट
और आइडेंटिफिएबल होने के लिए दोनों शर्तें पूरी होना जरूरी नहीं है, या ये जुदा हो सकता हो, और अगर जुदा नहीं हो सकता तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो यानी किसी और बंदे से लिया हो, या लीगल राइट हो गवर्नमेंट से लिया हो, regardless of whether those rights are transferable or separable from entity or not. ये जरा फिक्रा आपको पढ़ना आसान होगा. regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity or not, from other rights and obligations छोड़े परे, from those rights are transferable or separable from entity or not. चाहे वो ट्रांसफर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ट्रांसफर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मिसाल तो नीचे कुछ और दी हुई है, मतलब मार्केटिंग कैंपेन की दी हुई है. मार्केटिंग कैंपेन की इसलिए दी हुई है कि मार्केटिंग कैंपेन पे तो वैसे कंट्रोल ही नहीं ना सिरे से हमारा, तो मार्केटिंग कैंपेन को क्या करना है, एक्सपेंस में डालना. नॉन मनी, नॉन मनी हम किस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इंटेंजिबल्स आर नॉन मनी फॉर लिस्ट ऑफ मनी एंड नॉन मनी आइटम्स रेफर. और इंटेंजिबल की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है. नंबर 1 आइडेंटिफिएबल, नंबर 2 नॉन मनी, एंड नंबर 3 विदाउट फिजिकल substance. Intangibles have no physical substance, so non-physical form increases the difficulty of identifying the asset. अच्छा, अगले सफे पे आए. Some intangibles may be contained in or on a physical substance, may be contained in or on a physical substance, such as compact disc. सॉफ्टवेयर किसी डिस्क सीडी के अंदर यूएसबी में आएगा, या फिशिंग लाइसेंस किसी सफे पे लिखा होगा. In determining whether an asset that incorporate both intangible and tangible items should be treated under IS 16 or as an entity uses judgment which element is more significant. ये MCQ आज हम करेंगे. Which element is more significant? Now, tell me. I bought software including इंक्लूडिंग CD. कहां जाएगा ये सॉफ्टवेयर? CD तो टेंजेबल है, कहां जाएगा ये सॉफ्टवेयर? सिग्निफिकेंट हो भाई, पैसे CD के दिए. CD होती थी पुराने जमाने में गोल सी, पता है, तवा की तरह, या USB. आई बॉट सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग यूएसबी, बल्कि CD समझ लें, इंक्लूडिंग CD. तो भाई इस पे IS 38 लगेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट पैसे आपने किसके पे किए हैं, सॉफ्टवेयर के. बट आई बॉट लैपटॉप इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. बताएं आप इस पे क्या लगेगा? तो असूल बन गया, देखा जाता है सिग्निफिकेंट चीज क्या. आई बॉट फिशिंग लेसन इंक्लूडिंग पेज तो पी भी नहीं है, तो बस IS 38. तो मैंने उसको कह दिया हुआ है, कॉल करें उसे. ओके. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन. Computer software for a computer controlled machine that cannot operate without the specific software is an integral part of hardware. ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर हार्डवेयर चल नहीं सकता, तो वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ हार्डवेयर है, एंड इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज PPE. मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर. And when the software is not an integral part of the related hardware, computer software is treated as an intangible, such as games, एंटीवायरस. वो इंटेग्रल पार्ट तो नहीं है, उसके लिए चलाना जरूरी तो नहीं है. एंटीवायरस अलग सॉफ्टवेयर होगा, उसको कैपिटलाइज करेंगे.
बस ये पढ़ लें, फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा काम, बस छोड़ें। अच्छा, इंटेंजिबल को रिकॉर्ड करने के लिए दो शराइत हैं, प्रोबेबल ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने हैं और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में हमने पढ़ा या सेल करके देगा चीजें या कॉस्ट सेविंग करेगा, या सेल करके देगा चीजें या कॉस्ट सेविंग करेगा। इसको कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इसको क्या कहते हैं? इंटेंजिबल रिकॉर्ड करने के लिए अच्छा, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया परचेज, इंटरनली जनरेटेड, बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्सचेंज ऑफ एसेट, गवर्नमेंट ग्रांट, हर किस्म के इंटेंजिबल के लिए रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया यही है कि कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। लेकिन एक और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया है, वो 6 है, वो सिर्फ किसके लिए है? इंटरनली जनरेटेड के लिए ये क्राइटेरिया भी जरूरी है और वो वाला भी जरूरी है, लेकिन बाकी हर इंटेंजिबल के लिए, चाहे वो परचेज है, इंटरनली जनरेटेड है, ये बेसिक क्राइटेरिया। तो हमारा मेन पैरा कौन सा है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वाला? पैरा 21। अच्छा जी, an entity shall assess the probability of future benefits using reasonable and supportable assumptions. Leave it. Intangible must be measured at cost when first recognized. पहली दफा जिंदगी में कब रिकॉर्ड करना है? A company might obtain control of intangible number of ways: purchase, acquired in exchange, given to company by way of government grant, acquired in business combination internally. अच्छा भाई, ये अब आप खुद ही पढ़ाइएगा, परचेज सेपरेटली, ये IS 16 है, परचेज सेपरेटली, तो इसकी भी डिस्कशन फिर कर लेंगे किसी दिन। चलें ख़त्म करें, जान छोड़ें। अब आप जो है वो कुछ छोटे छोटे पास पेपर निकाल लें, इनको साथ ही ख़त्म कर दें। अच्छा, मुझे बताएं, जो थ्योरी का सवाल आया करेगा उसके ऊपर डिस्कशन कैसे कैसे होगी? इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर क्या डिस्कशन होगी? इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर क्या डिस्कशन होगी? एक तो ये डिस्कशन भी हो सकती है ना कि जब आप बाय या प्रोड्यूस करें तो क्या डिस्कशन होगी, और ईयर एंड पे क्या डिस्कशन होगी? जब बाय या प्रोड्यूस करें तो क्या डिस्कशन होगी? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया के बाद एक डिस्कशन होगी इससे पहले कि क्या ये इंटेंजिबल भी है या नहीं। ये डिस्कशन आप बेहतर है इससे पहले कर लें, क्या ये इंटेंजिबल भी है या नहीं। इंटेंजिबल में आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफिएबल में सेपरेबल या लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, और नॉन मनी। मतलब छोटा सा सवाल आ गया थ्योरी का 8 नंबर का, तो सारी चीजें फिर डिस्कस करके आए। और अगर वैसे ही 3-4 नंबर का सवाल आते तो फिर ये नहीं बताना होता ये इंटेंजिबल इस वजह से है कि आइडेंटिफिएबल है, वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। एक मिनट, पहले जरा देख लें सारा रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। उसके बाद कॉस्ट्स कौन कौन सी? टू बी कैपिटलाइज्ड एंड नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। और एंड पे कंक्लूड करें कि इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे करनी है? कॉस्ट पे। इसके बाद जब ईयर एंड आएगा तो आपने डिस्कशंस करनी है अमोर्टाइजेशन की और इम्पेयरमेंट की, और डिस्कशन करनी है कि कॉस्ट मॉडल पे रखा जाएगा तो अकोमोडेशन और अमोर्टाइजेशन माइनस होगी, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा जाएगा तो एक्टिव मार्केट होगी तो करेंगे। अमोर्टाइजेशन के अंदर जो डिस्कशंस होनी है वो क्या क्या होनी है? फाइनेट और इनडेफिनेट। और उसी के अंदर डिस्कशन हो जानी है लीगल लाइफ और वो सारी, और रिन्यूअल वगैरह भी उसी के अंदर डिस्कस हो जाएगी, रिन्यूअल एटसेट्रा वो सारा उसी में डिस्कस हो जाएगा। और इसके अलावा डिस्कशन होगी रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर। तो ये सारी डिस्कशंस अगर करेंगे तो अगर लंबा भी सवाल हुआ तो कवर अप हो जाएंगी चीज़ें।
तस्वीर खींच ली है तो पास पेपर का क्वेश्चन 4 हाँ हुए कितनी देर में आ रहे हैं? ठीक है। Its cost can be made liability and future economic benefits are probable, so we will record it as an intangible. जी पास पेपर का क्वेश्चन 4 निकाल लें आप। क्वेश्चन 4 है ना, जिसमें रकम जनवरी और जल्दी पढ़ें। ये उन्होंने ओके, इसको सामने रखते हुए पास पेपर का क्वेश्चन 4 खोलें। वैसे ना आज मैं डाल दूंगा ये रीड आउट पेज 1043 भी कर लीजिएगा आप घर में। इसमें हमने ये लिख दिया हुआ सारा, इनिशियल रिकॉग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल रिकॉग्निशन में यही है कि कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। चलिए आपको करते करते मैं साथ दिखा देता हूँ। ये सारी डिस्कशन हमें पता है, लेकिन इस पेज को अगर आपने पढ़ना हुआ तो इस पेज को हम रीड आउट में डाल देंगे कि आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। यानी इंटेंजिबल पे जो मैक्सिमम आप डिस्कशन कर सकते हैं, हाउ टू राइट डाउन इन पेपर,
वो ये वाली है। ये पेज 1043 के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं, कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सकती है। क्योंकि ये एक्वायर्ड है, ये इंटरनली जनरेटेड है, इसलिए मैंने इसको इंटेंजिबल बना दिया है। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे करनी है, कॉस्ट में जो जो चीज़ें डालनी है वो बता दीजिएगा, और कुछ चीज़ों को मैंने एक्सपेंस में डाल दिया है। फाइनाइट लाइफ के लिए ये वाली अंग्रेजी लिखाइएगा, इनडेफिनेट लाइफ के लिए ये वाली अंग्रेजी लिखाइएगा, और ईयर एंड पे बता दीजिएगा मेरे पास दो चॉइसेस हैं, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ कब यूज़ होना है और कॉस्ट मॉडल में चीज़ें किस पे आनी है, ये एक डिस्कशन है, हम डाल देंगे पेज 1043 पे। और समरी आप ये वाली ना देखिएगा, समरी आज इंशाल्लाह चैप्टर के एंड पे अभी मुझे याद कराइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप पास पेपर क्वेश्चन 4 की तरफ आ जाएं जी। पेज नंबर 1068। ऑन यकम जनवरी 2012 टॉप फूड एक्वायर्ड या इंटरनली जनरेटेड, acquired manufacturing rights of different range of juices and ice cream from a well known multinational company for 50 million। तो लिखें जी, डिस्कशन है यकम जनवरी 12 को क्या करना है, 31/12 को क्या करना है, लिख के आए। लिखें मैन्युफैक्चरिंग राइट इज एन इंटेंजिबल एसेट, यहीं से डिस्कशन शुरू करें जो मैंने आपको सिखाई है। मैन्युफैक्चरिंग राइट इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब अगर टाइम हो पेपर में तो लिख आइएगा, बीइंग आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनेटरी, मैन्युफैक्चरिंग राइट इज एन इंटेंजिबल, being identifiable, non-monetary, and having no physical substance। अब सुने, दिस परचेज्ड इंटेंजिबल, इधर देखें, दिस परचेज्ड इंटेंजिबल विल बी रिकॉर्डेड बिकॉज इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली, ये बात थी इसमें। दिस परचेज्ड इंटेंजिबल विल बी रिकॉर्डेड, बोलें, because future economic benefits are probable and costs can be measured reliably। अच्छा, अब ये डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है कौन सी नहीं करनी, क्योंकि सवाल में दिया ही नहीं हुआ डाटा। तो बस सिंपल लिखें, इनिशियल मेजरमेंट, द इनिशियल मेजरमेंट विल बी एट कॉस्ट विच इन दिस केसेस, असल में नंबर बहुत ज्यादा है ना, 8 नंबर है। द इनिशियल मेजरमेंट विल बी एट कॉस्ट ऑफ रुपीज, बोले कितने मिलियन, 50 मिलियन। अब हमने डिस्कशन करनी है 31/12 पे। अब 31/12 की हेडिंग दे दें, फॉलोइंग आर द रेलेवेंट क्लॉजेस ऑफ एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड विद द टू कंपनीज। ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है या लीगल राइट है? मेरे ख्याल से कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, फ्रॉम अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी खरीदे हमने, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, लीगल राइट तो नहीं है। लीगल मतलब गवर्नमेंट ने तो नहीं दिया ना।
Following are the relevant clauses of the agreement between the two companies. The agreement is valid for 5 years and renewable for another 5 years at a ना होने के बराबर प्राइस. इसका मतलब है 50 मिलियन का अभी हमने खरीदा है तो 5 मिलियन तो मिसाल के तौर पे आधा मिलियन और दे के आगे भी खरीद लेंगे या 1 मिलियन और दे के आगे भी खरीद लेंगे. वो प्राइस उसने हमें नहीं दी आज, लेकिन बता दिए कि नॉमिनल है. मैन्युफैक्चरिंग राइट्स मैन्युफैक्चरिंग राइट्स कौन सा सवाल है? 4. मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैन नॉट बी सबलेट. अब बताएं, ये सेपरेबल तो है ही नहीं, तो हम इनको इंटेंजिबल क्यों कह रहे हैं? ये सेपरेबल तो नहीं है. Though these are not separable, but they are still identifiable because of being a contractual right. इंटेंजिबल बनने के लिए क्या शराइत है? 3. नॉन मनी होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए और फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए. आइडेंटिफिएबल होने के लिए दोनों में से कौन सी एक बात पूरी होना जरूरी है? या सेपरेबल हो या लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो. तो दो इट इज नॉट, दो इट कैन, वैसे कर रहा हूं, ये लिख के नहीं आने की जरूरत, इतनी ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है. दो दीज आर नॉट ट्रांसफरेबल बट दीज आर स्टिल आइडेंटिफिएबल बिकॉज दीज आर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स. तो वैसे बता रहा हूं. अच्छा, नॉट ट्रांसफरेबल और नॉट सबलेट से एक और चीज भी पता चलेगी. कि ना तो अब ये नॉट ट्रांसफरेबल की वजह से ना तो अब ये एक्टिव मार्केट में जाकर कोई बिक सकते हैं, ना ये रिवैल्यू हो सकते हैं, और ना ये बोलें ना इनकी रेजिडुअल वैल्यू हो सकती है. क्यों? अगर एक चीज़ बेची नहीं जा सकती तो क्या मैं बाजार में लेके जाकर उसकी रेजिडुअल वैल्यू लगवाऊंगा? मेरे किसी काम की है? बताएंगे राइट मैंने किसी से लिया ना, ट्रांसफरेबल नहीं है. अगर नॉट ट्रांसफरेबल है तो फिर ये बेची नहीं जा सकती. डन. लिखें. अच्छा, आफ्टर इरेक्शन ऑफ प्लांट टीएफएल स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स. अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्लांट इंस्टॉल करके प्रोडक्शन लेट शुरू किया, आप अमोर्टाइज इधर से ही करना शुरू करेंगे जकम जनवरी 12 को. वो आपका कसूर है, प्लांट लेट आया, ये तो अवेलेबल फॉर यूज था ना जकम जनवरी 12 से, इसलिए अमोर्टाइजेशन जकम जनवरी 12 से शुरू होगी. बहरहाल पहले 6 महीने में बड़ा कंपटीशन था तो आप डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर सके, तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लीजिएगा. तो लिखें जी, हेडिंग दें 31 दिसंबर 12. 31 दिसंबर 12 में डिस्कशन करना शुरू करें. This intangible has a finite useful life. This intangible has a finite useful life. अच्छा, हमने कितना अरसा इस्तेमाल करना है? एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन सवाल में ढूंढें. नहीं दिया हुआ, सिर्फ ओरिजिनल लीगल लाइफ दी हुई है 5 साल और रिन्यूअल दी है 5 साल. तो फिर लिखें. अभी तक लाइन क्या लिखी है? हैज फाइनाइट यूजफुल, बस ये लिखें. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग राइट हैज फाइनाइट यूजफुल लाइफ, सो इट विल बी amortized. So it will be amortized. As a renewal is at minimal cost, so life for the purpose of amortization will be taken as life for the purpose of amortization will include life for the purpose of amortization will include the renewal period.
and it will be amortized over a period of, बोलें, 10 years. अभी हमारी डिस्कशन अमोर्टाइजेशन पे ही चल रही है. अब इसमें ये लिखा है अमोर्टाइजेशन विल बिगिन. कब से शुरू करें अमोर्टाइजेशन? यकम जनवरी से, यकम जुलाई से. अमोर्टाइजेशन विल बिगिन व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज. And not when it is actually used. When it is actually, and not when it is actually used. So it will begin on यकम जनवरी 12. सो नहीं, एक चीज छोटी, रेजिडुअल वैल्यू रहेगी अमोर्टाइजेशन में. रेजिडुअल वैल्यू विल बी टेकन एज 0. Because there is no active market of अगली लाइन, P&L will show an amortization of, जी बोलें कितनी? हाँ, 50 divided by 10, 5 million. P&L will show an amortization of rupees 5 million. आगे चलें. Impairment. As the project has not achieved the desired result, so it may be an indicator. As the product has not achieved its desired result, so बोलें, so it may be an indicator of impairment. In that case, we will compare the carrying amount with the recoverable amount. आगे कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल लिखें. अच्छा, वैसे इसमें पता नहीं आई कैप क्यों बता के आया है एंड पे कि आपके पास चॉइस है या कॉस्ट मॉडल पे रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें. लेकिन अगर आपने ज़्यादा बता के आना है तो फिर आप बताएं कि इफ़ देयर इज एन एक्टिव मार्केट तो रखा जाएगा कॉस्ट मॉडल पे. वैसे तो देखें जब ऊपर लिख दिया ना कि ये एसेट ट्रांसफरेबल नहीं है, तो फिर एक्टिव मार्केट हो भी तो फिर मैं रीवैल्यू करके क्या करूँगा? बताएं ना. अगर ट्रांसफर में एक चीज़ को कर ही नहीं सकता तो फिर मार्केट में जाके एक्टिव मार्केट हो भी तो मैं जाके इसको बेच सकता हूँ.
तो फिर मुझे तो रिवैल्यू करने का कोई फायदा नहीं होगा, यूजर को ऐसी कहानी सुना रहा हूँ कि ये OCI गेन आया है। लेकिन ICAP ने देखें उठा के लिखा हुआ है कि हमारे पास चॉइस है, इसको कॉस्ट मॉडल पे रखें या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें, ईयर एंड के ऊपर। उसने क्या आगे बता दिया? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो फिर एंड पे वो बता दें। तो IS 38 permits entity to adopt cost model or revaluation model as its accounting policy. The revaluation model can only be adopted if intangible are active, traded in an active market. As rights cannot be sold, the revaluation model cannot be used. अब मतलब ये कि 8 नंबर पूरे करने के लिए ये बातें कर रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा लंबी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं थी। तो ये बस लिख लें कॉस्ट मॉडल में, फिर कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड एब्सेंट। बाकी तो ये डिस्कशन तो मैंने आपको लिखवा दी है सारी। चलें करें, आप इसी से स्टिक रहें। As per IS 38, entity may choose to keep assets subsequently. An entity may choose to keep assets subsequently at cost model or revaluation model. Revaluation model can only be used if revaluation model can only be used if there is active market. As it cannot be transferred so revaluation model will not be used. So under the cost model, it will appear at, बोले, at its cost, ये लिख के रख रहे हैं हमेशा, at its cost minus accumulated depreciation, accumulated amortization and accumulated impairment loss. ओके डन जी। बस तो लिख दें, सो इट विल अपीयर एट रुपीज 40 million इन 45, हाँ 45 million इन बैलेंस शीट, इफ नॉट इम्पेयर्ड, अगर इम्पेयर ना हुआ तो। अब बस ठीक है, 5 7 8 10 मिनट रह गए, इसको पूरे करें किसी तरह, फिर चलते हैं, बस नमाज पढ़ते हैं, क्लास खत्म। ये मुझे बता दें भाई, अच्छे तरीके से ना ये थ्योरी श्यूरी डिस्क्लोजर वगैरह भी पढ़ाइएगा साथ सारे। मुझे ये बता दें, जितना मैंने पढ़ाया इतनी थ्योरी पढ़ाई है, कोई इससे ज़्यादा नहीं। ये जो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ज़रा 1-2 मिनट में करें। ELS developed and patented 2 vaccines, डेवलप भी किए और अपने नाम भी लगवा लिए, एट अ कॉस्ट ऑफ 160 and 120। तो पेटेंट अपने नाम लगवाने की अलग कॉस्ट नहीं दी, टोटल दी है। Based on market analysis, it is estimated vaccine A would generate revenue of 300 million per annum for next 5 years, whereas vaccine B would generate annual revenue of 80 million for an indefinite period। अच्छा, वैसे एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पे आपको बिला वजह रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन का मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, अनलेस के सवाल कह दे। और कल हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू बेस्ड इतना सजेस्टेड भी नहीं है, मेथड कौन सा लगाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन।
और इसमें जब रेवेन्यू है ही बराबर तो रेवेन्यू वाला मेथड लगाएं या स्ट्रेट लाइन लगाएं, जवाब तो वैसे भी सेम आना है। या तो रेवेन्यू डिफरेंट होता ना 300 200 250, वो तो फिर और बात होती। अब इसका जवाब सुने, इसका जवाब सुने। मैं जो है वो इसके जवाब को आपको रिकॉर्ड करके भेज रहा हूं, जो घरों में बैठे हुए हैं वो क्या कहते हैं, बस फिर रिकॉर्ड कर लें जरा अपना मोबाइल ऑन करके। आप लोग जो बैठे हैं आपको मैं जरा रिकॉर्ड करके भेजता हूं। तो IAS 38 का पास पेपर क्वेश्चन 3, इसको हम ऐसे लिख के आएंगे कि वैक्सीन ए, अगर आपने पूरा लिख के आना जो हमने अभी डिस्कशन की थी, वैक्सीन ए इज एन इनटेंजिबल asset. Vaccine A is an intangible asset and it will initially be recognized at its cost. It will initially be, इधर से देखें, वैक्सीन इज एन इंटेंजिबल, इट विल इनिशियली बी रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स कॉस्ट। अब रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा सवाल नहीं है। इनिशियली बी रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स कॉस्ट, इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट ऑफ रुपीज इतने मिलियन, एज द क्या है वो life, as the life is finite, that is 5 years, so it will be amortized और 160 divided by 5 P&L में चला जाएगा। However, further, vaccine B is also an intangible asset and it will also initially be measured at its cost of rupees 120 million. However, as its life is indefinite, therefore indefinite, therefore it will not be amortized. However, it must be tested at impairment at each year and or if any indicator exists, well done, ये भी लिख सकते हैं। Point 2, 6 million was paid for a television advertising campaign that will cover a period of 6 months from May to 31 अक्टूबर। भाई मैंने आपको बता दिया था कि जब भी कोई चीज एनुअल फीस हो या 6 महीने की फीस हो या 9 महीने की फीस हो, उसके ऊपर आप प्री पेमेंट्स वाला टॉपिक लगाया करें। जिस तरह रेंट होता है, रेंट है, अगर आपने दिसंबर और जनवरी का दे दिया तो बोंगी मार के उसको P&L में नहीं डालना, दिसंबर वाले को P&L में डालना है, और अगर जनवरी वाला दे दिया दिसंबर में खड़े हो गए तो उसे बैलेंस शीट में प्री पेमेंट के तौर पर दिखाना है। तो एडवर्टाइजमेंट मानना कि P&L में जानी है, लेकिन ये बोंगी नहीं मानी कि सारी एडवर्टाइजमेंट P&L में ले जाए। 6 million was paid for a TV advertisement channel that will cover over a period of 6 months was paid, ओए पे हमारे साल कर दिया सारा। अगर पे ना हुआ तो फिर क्या मसला होता? फ्रॉम यकम मई टू 31 अक्टूबर, हमारा ईयर एंड बीच में आ गया 30 जून। द डायरेक्टर्स बिलीव दैट कैंपेन वुड हेल्प, बोंगे हो ये ना हमें बताओ कि 2 साल का कैंपेन फायदा देगी, क्योंकि ये है ही एक्सपेंस, ये एसेट है ही नहीं। तो पॉइंट 2 के अंदर हम लिख के आएंगे द एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ 6 million इज पेड फॉर 6 months, सो आवर P&L विल शो एन एक्सपेंस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 6 months कर लेना into 2 months is equal to 2 million. So P&L will show an advertisement expense of 2 million. However, total payment is 6. Out of this, 4 million will be considered as a prepayment and it will appear in our statement of financial position. ये मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, बाकी घर बैठे हुए हजरात मोबाइल से। 5 million ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, इसमें ना ये लफ्ज़ लिख के आया करें, मैंने आपको कहा था IAS 38 प्रोहिबिट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ रिसर्च, प्रोहिबिट्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च, इस तरह लिखा जाएगा IAS 38 प्रोहिबिट्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। लॉजिक ना लिख के आएगा बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल द स्टाफ, ये कोई लिखना जरूरी नहीं। देयरफॉर दिस 5 million विल बी चार्ज टू एक्सपेंसेस। आगे तो उसने कहानी बनाई हुई है कि रिड्यूस करेगा कॉस्ट और लूट मचा देगा और ये करेगा। ओके 1 2 कोई फायदा नहीं, 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 लूट में बच गई। इससे हुआ तो आप लोग ऐसे पढ़े तो ये चीखे मारे। ये क्वेश्चन 14 हम करेंगे, इसमें असल में पेरेंट ने सब्सिडी को ना 90% एक्वायर किया है, तो वो कंसोलिडेशन के बाद फिर ये सवाल कर लेंगे, क्योंकि 100% एक्वायर वर्किंग मंथ थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि हमने सब्सिडी को 90% एक्वायर किया है या पूरा एक्वायर किया है 90%, तो इसमें वो फिर कंसोलिडेशन के बाद ये इसमें हलवा लगेगी, वरना अभी तो मुश्किल लगेगी। अच्छा हाँ, शुक्र है याद आ गया, ये जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, इस कॉन्सेप्ट की रोशनी में एक क्वेश्चन बैंक का सवाल है, वो आप ज़रा मुझे करवा दें। होमवर्क तो आपका कोई नहीं होगा, बस पता नहीं क्यों मैंने पेज एक दिया था बस पढ़ने के लिए, वही होगा। ये क्वेश्चन 6 पेज 1102,
बस जबानी कर लें बैठे बैठे। साकिब लिमिटेड बिगेन, पेज 1102, साकिब लिमिटेड बिगेन रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग एन इंटेंजिबल। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ कॉस्ट डेट R&D डिपार्टमेंट इनकर्ड ईच ईयर। 2011, 12, 13। कॉस्ट लिस्टेड अबव आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट ईच ईयर। ये क्या मतलब होता है इवनली थ्रू आउट ईच ईयर? हर साल ये इवनली है। इसका क्या मतलब होता है? सबको 12 से डिवाइड करें? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था। इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इन 2011 आर एडमिन कॉस्ट। इनमें एडमिन पड़ी हुई है 60,000 की। डेट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू R&D। अभी मैंने कहा था एडमिन को डालना है अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिखा हो। इसने क्या कहा है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इन 2011 एडमिन कॉस्ट डेट आर नॉट कंसिडर्ड एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू R&D। इसका मतलब है हमारी जो कॉस्ट बच गई जिस पे हमने बहस करनी है वो कितनी है? वो फिर साइंसदानों की तनख्वाहें होंगी। नॉर्मली ना यही होता है, साइंसदानों की तनख्वाहें होती हैं। द फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर वर डेडिकेटेड टू रिसर्च। ओ, फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर, इसका मतलब है प्रोजेक्ट जगम जनवरी 11 से शुरू हुआ है। फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जगम जनवरी 11 से शुरू हुआ है। बड़ा तेज निकला है। द फर्स्ट 2 months ऑफ द ईयर वर डेडिकेटेड टू रिसर्च। Then development began on Yakam March, but all 6 criteria were met on Yakam April। आप बता दें 1,20,000 में से कैपिटलाइज कितना होगा? मुझे तो उसने एंट्रीज मांगी हुई हैं। एंट्री ऐसे कर लेते हैं ना, एक्सपेंस में डाल देते हैं। ये वाला 60,000 भी एक्सपेंस में ना डाल दें, एडमिन वाला इस तरह कर लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा। यानी 60,000 और बाकी बच गया 1,20,000। 60,000 को भी डाल दें उसमें एडमिन में, एक्सपेंसेस में, और बाकी कितना बचा था? 120। 120 पूरे साल के, 120 पूरे साल के इनटू जनवरी फरवरी रिसर्च और मार्च में बुरी वाली डेवलपमेंट। जी 90। और इंटेंजिबल में कितना डालना है? इंटेंजिबल में डालना है 120 डिवाइडेड बाय इनटू 9। और कैश कितना? 180। वो मैच कर लिया। एक इस सवाल में हमने नई चीज देखी कि एडमिन एक्सपेंसेस ये आए हैं, बाकी तो पुराना काम ही किया। सवाल में देखिए लाइन लिखी हुई है ना, डेट आर नॉट कंसिडर्ड एज। अच्छा जी, अब 2012 में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। पता नहीं अब क्या बनेगा। इंक्लूडेड इन कॉस्ट इन 2012 एडमिन कॉस्ट डेट आर कंसिडर्ड टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिसर्च। इसमें 20 पड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, और बाकी 80 तो वैसे ही साइंसदानों की तनख्वाह होगी। बाकी 80 की तो वैसे ही टेंशन नहीं। और पड़ा हुआ एडमिन भी पड़ा रहने दें, तो कैसे एंट्री होगी? ये 2011 की एंट्रीज होगी। 2012 में इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस करना चाहिए वैसे हमें। कितना? 100। Included in cost in 13 are training cost of 30 that are considered directly attributable to R&D। ट्रेनिंग के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना लिख जालिम। ट्रेनिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इसके साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना लिख। एडमिन, सेलिंग और जनरल ओवरहेड्स मैंने लफ्ज पढ़ाया उधर, उसके साथ अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिखा हो तो अब 13 में मुझे तो लग रहा है प्रोडक्ट खत्म ही नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट ही चल रहा है। खत्म होना तो प्रोजेक्ट का बताया ही नहीं। इंटेंजिबल डेबिट और ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस कितना और इंटेंजिबल? कैश 80। अब क्या करें? और ईद से पहले कोई और स्टैंडर्ड शुरू कर दें? चलो जाएं फिर। हाँ कल सऊदी अरब में ईद है।